गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में टोकन पढ़ने वाले हैं कि सी में टोकन क्या होता है, उसको टोकन किसको बोलते हैं और किसको किसको टोकन बोलते हैं। ये सब सारे में एक एक करके समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम नोट्स में लिखे हुए हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कि और ये जो हम बता रहे हैं ना, ये नोट्स जो है ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, अगर जो टोकन के बारे में पूछता है और एग्जाम में ये लिख के आते हैं तो आपको 100 में 100 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जितना मार्क्स करेगा उतना का मिलेगा। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड से ही एक बनाए हैं, वीडियो बना रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल बेस भी रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे टोकन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक आप अगर जो प्रोग्राम राइट करते हैं सी में, पिछले क्लास का वीडियो देखे होंगे तो हम इस तरह से लिखे थे हैच इंक्लूड और यहाँ पे stdio डॉट एच, इस तरह से लिखे थे। और यहाँ पे लिखे थे फिर इंट और यहाँ पे लिखे थे मेन और यहाँ पे पैरेंथेसिस सिंबल करली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लिखे थे इस तरह से प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखे थे नेक्स्ट जेन। ठीक है, इस तरह से एक सिंपल कोड लिखे थे। यहाँ पे रिटर्न जीरो, इस तरह का एक सिंपल कोड था। ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि एक हम सी में प्रोग्राम राइट किए। तो इसमें जितने भी प्रोग्राम राइट किए ना, ये सब सारे क्या है, एक अपने आप में टोकन है, अलग अलग टाइप का टोकन है। तो यही बोल रहा है कि अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जितने भी कोड लिखे सबसे इसका छोटा यूनिट जो होगा, सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल जो यूनिट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है दैट इज रिकॉग्नाइज बाय द कंपाइलर। आइए, रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा कहते हैं। कंपाइलर ही टोकन को समझता है कि कौन सा सबसे छोटा यूनिट, इसमें से सबसे छोटा छोटा यूनिट कौन कौन सा है, वो कौन समझने का काम करेगा, कंपाइलर करेगा। और कंपाइलर एक क्या है, तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार हम फिर से बता देते हैं। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि यहाँ पे अगर जो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है। और लो लेवल लैंग्वेज में कौन सा कोड रहता है, तो बाइनरी कोड रहता है। समझे, तो कंप्यूटर जो है बाइनरी कोड को समझता है। और इंसान कोई भी है तो कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जानता है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे आप इंग्लिश यहाँ पे सी का एक प्रोग्राम राइट किए हैं छोटा सा, तो ये बताइए कि आप इसमें कितना कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ है। तो हम तो शायद देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो इस लैंग्वेज को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इस लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकता है। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज को करता है, मतलब बाइनरी कोड को। तो यहाँ पे ये है कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर करेगा। अब यही कंपाइलर को कन्वर्ट करने के दौरान में ना, ये जितने भी हम कोड लिखते हैं उसको सबसे पहले क्या करता है, उसको टोकन में कन्वर्ट कर देता है। इसको सबसे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। बोल सकते हैं कि ब्रेक कर देता है या डिवाइड कर सकता है, मतलब सबसे छोटे छोटे यूनिट में तोड़ देता है। और उस जो टूटा हुआ पार्ट जो मिलता है ना, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। तो समझ में आ गया टोकन क्या होता है। और आगे देखिए, टू अंडरस्टैंड अ सी प्रोग्राम द कंपाइलर फर्स्ट ब्रेक द इंटायर सोर्स कोड इनटू टोकन्स। यही बोल रहा है कि कोई भी आप कोड लिखते हैं तो उसको सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने से पहले वो खुद समझता है। खुद समझने के लिए वो क्या करता है, वो जितने भी कोड आता है उसको क्या कर देता है, टोकन में ब्रेक कर देता है। ठीक है, देज टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्योंकि एक छोटा छोटा टोकन्स मिलकर ही एक वर्ड बनता है, या बोल सकते हैं एक कोड बनता है, एक इंस्ट्रक्शन of C program, and each tokens had a specific purpose, a specific meaning and role। मतलब आपका ये यहाँ पे अगर जो एक कोड लिखा हुआ है इसमें, और इसमें बहुत सारे टोकन है, छोटा छोटा टोकन, तो हर एक टोकन का मीनिंग एक नहीं होता है, हर एक टोकन का पर्पस अलग रहता है। इस टोकन का मीनिंग अलग होगा, या इस टोकन का रोल अलग होगा, या मीनिंग अलग होगा। यही बताने का कर रहा है कि ईच टोकन, प्रत्येक टोकन्स के पास जो होता है पर्पस, मीनिंग या रोल अलग अलग होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे रोल रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इन सी लैंग्वेज
और टोकन इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल लेक्सिकल यूनिट। ठीक है, टोकन्स को हम लोग फंडामेंटल लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, इस कोड में सबसे पहले यही करता है, टोकन को क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको छोटे छोटे यूनिट में बांटने के बाद टोकन कर रहा है, और इसी लेक्सिकल को यूनिट को एनालिसिस कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है फंडामेंटल लेक्सिकल यूनिट का। हम टोकन्स को फंडामेंटल लेक्सिकल यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, because during lexical analysis the compiler identified token first। समझ बात को, कि कंपाइलर ही जब लेक्सिकल एनालिसिस करता के दौरान ही जब करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल लेक्सिकल यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए दे रहा है एवरी कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। कांस्टेंट वैल्यू, ऑपरेटर, स्ट्रिंग लिटरल और स्पेशल सिंबल, जितने भी प्रत्येक कीवर्ड या प्रत्येक वेरिएबल या प्रत्येक कांस्टेंट, ऑपरेटर या स्ट्रिंग लिटरल या स्पेशल सिंबल, जितने भी आपका इस कोड में लिखा गया है रिटर्न इन द प्रोग्राम, ट्रीट एज अ टोकन। कंपाइलर किसके द्वारा करता है, ये टोकन के जैसा बर्ताव करता है इसको, क्योंकि सबसे पहले यही करता है, टोकन में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है उसको। समझे? तो यहाँ पे देखिए हम यह डेफिनेशन पार्ट बाय पार्ट करके लिखे हैं। अगर जो ये आप एग्जाम बेस से अगर जो पढ़ रहे हैं तो बहुत यूजफुल होगा। और ये एक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर जो आप सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले प्रैक्टिकल बेस्ड जाना चाह रहे हैं तो आपको टोकन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप टोकन नहीं समझ पाइएगा ना तो आप कोडिंग कर ही नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले आपको टोकन ही समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अ सी प्रोग्राम इज एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ टोकन। टोकन्स को सीक्वेंस वाइज बांटा जाता है। जैसे अगर जो हम बोल दें कि इस तरह से मेरा एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इस तरह से इंस्ट्रक्शन एक लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले ये एक अलग टोकन है, ये एक अलग टोकन है, ये एक अलग टोकन है, और ये एक अलग टोकन है, और ये एक अलग टोकन। मतलब आपका सीक्वेंस ऑफ टोकन है, बहुत सारे टोकन है, क्रम में टोकन रहते हैं। एंड विदाउट देम और नो स्टेटमेंट कैन बी डिफाइन और एग्जीक्यूट। मतलब विदाउट टोकन के हम स्टेटमेंट नहीं तैयार कर सकते, ना तो एग्जीक्यूट कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम अभी जो लिखे थे ये वाला, जैसे लिखे थे इंट ए असाइन 10 और यहाँ पे सेमीकोलन लगाए थे। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ टोकन है। अगर जो टोकन नहीं रहेगा क्या, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये अपने आप में क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो बना है किससे बना, टोकन से ही मिलके बना है ना। तो यही बोल रहा है कि विदाउट दे, मतलब विदाउट टोकन्स के, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स के हम स्टेटमेंट बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस ऑफ टोकन है कि नहीं, और ना तो कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। क्योंकि सबसे पहले इस कोड को कंपाइलर, अगर जो एग्जीक्यूट का मतलब होता है एक समझना, वो कंपाइलर खुद समझेगा इसके बारे में, तो सबसे पहले इसको क्या करेगा, टोकन में कन्वर्ट करेगा। किसमें पहले देखेगा कि किस किस टाइप का टोकन है, तो ये अलग टाइप का टोकन है, ये जो है अलग टाइप का टोकन है, ये जो है अलग टाइप का टोकन है, और ये अलग टाइप का टोकन है। तो इसमें टोटल जो टोकन है 1 2 3 4 5 टोकन है। और 5 टोकन को पहले ब्रेक करेगा ये टोकन में। उसके बाद यहाँ पे कंपाइलर वो टोकन को जब ब्रेक कर लेता है तो समझ जाता है कंपाइलर कि इसका मीनिंग, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है। समझ बात को? तो हम लोग जो भी सी प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर जो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, तो उस कोड को सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, उसको टोकन में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद कंपाइलर उसको समझता है सही से, और उसके बाद फिर क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ रहे? तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो इसलिए यहाँ पे बीच में क्या यूज होता है, टोकन यूज होता है। क्या समझ में आया टोकन? तो इतना हम हटा देते हैं सारे। ठीक है, आपको टोकन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ टोकन इन सी। सी में टोकन्स का टाइप भी दिया गया है, किस किस टाइप का टोकन है। तो यहाँ पे देखिए आगे हम बढ़ाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो टोकन दिया हुआ है कि पहला होता है एक कीवर्ड टाइप में टोकन होता है, एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल टाइप में टोकन होता है, और एक कांस्टेंट टाइप में टोकन होता है, एक ऑपरेटर टाइप में टोकन होता है, स्ट्रिंग टाइप में या कैरेक्टर लिटरल्स में होता है, और एक स्पेशल सिंबल में भी टोकन होते हैं। सॉरी बात को, तो इतने टाइप का टोकन होता है। हम एक एक टाइप, अलग अलग टाइप, सारे टाइप का टोकन को जो ना हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर जो आपको 1 लाइन शॉर्ट डिफिनेशन चाहिए टोकन को, तो आप ये लिखना बहुत अच्छे यूजफुल रहेगा आपके लिए। क्या है, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल टोकन का एक एग्जाम्पल नीचे है, तो हम उसको देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम अभी जो लिखे थे वही है कि यहाँ पे इंट है, एक अ है, एक एसाइन है, और एक 5 है, और एक कॉलन का सिंबल है, सेमी कॉलन का सिंबल है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कि ये अपने आप में क्या कहला रहा है, कीवर्ड। तो हम एक एक मीनिंग समझेंगे आने वाले समय में कि हम इसको कीवर्ड क्यों बोल रहे हैं इसको। ये व्हाइट स्पेस है, तो व्हाइट स्पेस क्या करता है कि जैसे कोई भी चीज लिखते हैं और यहाँ पे बीच में जो स्पेस रहता है ना, तो ये जो स्पेस एरिया को ही व्हाइट स्पेस बोला जाता है, ठीक है। और व्हाइट स्पेस ही क्या करता है, व्हाइट स्पेस जो है वही क्या करता है, एक टोकन से दूसरे टोकन को सेपरेट करने का काम भी करता है, ठीक है। अगर ये अलग टोकन है और ये एक अलग टोकन है, ये अलग आइडेंटिफाइड टोकन है और ये क्या कीवर्ड टोकन है, तो ये दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, व्हाइट स्पेस ही कर रहे हैं। तो व्हाइट स्पेस का वही काम होता है कि सेपरेट करना, टोकन्स को क्या करना, सेपरेट करने का काम करता है। फिर यहाँ पे देखिए कौन सा ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर टोकन्स है। यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट टोकन्स है, और यहाँ पे क्या है, पंक्चुएटर टोकन्स है, समझ रहे। तो आपको टोटल लगभग लगभग कोई भी अगर जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रोग्राम में, तो ये एक इंस्ट्रक्शन में आपको ये सब टोकन्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल है, आप लोग समझ चुके हैं। तो आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए टोकन्स आर यूजुअली सेपरेट व्हाइट स्पेस, हम अभी बताए थे कि अगर जो एक टोकन्स लिखे हैं यहाँ पे, जैसे इंट ए असाइन टेल, तो इसमें इस टोकन और इस टोकन को सेपरेट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, व्हाइट स्पेस का यूज करेंगे यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि जैसे व्हाइट स्पेस, या तो फिर जैसे दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन से दूसरा इंस्ट्रक्शन में जाते हैं, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन ब्रेक का यूज करते हैं। और अब बहुत होता है कि जैसे कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे आप टाइप बटन प्रेस करते हैं, तो टाइप बटन भी व्हाइट स्पेस में ही काउंटिंग आता है, लाइन ब्रेक भी व्हाइट, फॉर्म फीड हो गया, कमेंट्स भी क्या होता है, व्हाइट स्पेस में ही काउंटिंग ले लिया जाता है, ठीक है। कमेंट्स मतलब क्या होता है, तो कमेंट्स आर टेस्ट इग्नोर बाय द कंपाइलर। जैसे यहाँ पे दो टाइप का कमेंट्स होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कमेंट्स आप दो टाइप का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है, ठीक है। तो अगर जो आप इस तरीके से जैसे लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश दो को दे रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैक स्लैश दो को दे रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी चीज टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम, तो यहाँ पे ये जो कमेंट है ना, ये कमेंट कर दिए ना, तो इस इंस्ट्रक्शन को, इस लाइन को ना कंपाइलर जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। जैसे बहुत सारे हम ही लोग क्या कर देते हैं जो मेरे लिए यूजफुल नहीं होता, या हम कोई काम, एक स्पेशल काम कर रहे हैं और उस जगह पे कोई काम आ गया तो उस काम को हम उस समय इग्नोर करते हैं, समझ रहे ना। तो वही चीज है इग्नोर करना, मतलब कंपाइलर किसको इग्नोर करेगा, तो जो कमेंट में रहेगा ना वर्ड, और कमेंट के ये इस तरह से, तो उस कमेंट वाले लाइन को क्या करेगा, इग्नोर करेगा, कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो प्रोसेसर के पास वो उसका कोड का वैलिड कोड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कमेंट हम दो तरीके से लिखते हैं, एक छोटा सा अगर जो कमेंट रहता है हम एक लाइन में लिखते हैं, अगर जो एक से ज्यादा लाइन रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बैक स्लैश देते हैं और यहाँ पे स्टिक का सिंबल देते हैं, और फिर यहाँ पे इस तरह से स्टिक का सिंबल देते हैं, और यहाँ पे इस तरह से करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जितने मल्टीपल लाइन आप लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेगा ना, वो क्या रहेगा, कमेंट रहेगा, और कमेंट रहेगा तो इसको कंपाइलर क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको सारे कुछ समझेंगे, ठीक है। अभी आप सुनते जाइए, एक क्लास और एक क्लास और आगे जाएगा तो उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे, परफेक्ट प्रैक्टिकल एकदम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा ना, तो आप प्रैक्टिकली सही से कर पाइएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। अब देखिए सर, कमेंट क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। कंपाइलर एग्जीक्यूट करता ही नहीं, तो उसका यूज क्या है कि हम लोग क्यों करें। तो देखिए कंपाइलर कमेंट जो होता है ना, कमेंट आर यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं, कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप बहुत सारा कोड लिखे हैं, अब इस कोड के बारे में आपको क्या है ना कि खाली कोड बहुत एक अलग टाइप का रहता है, तो कोड का आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा है कि कोड किसके लिए लिखे हैं, तो आप कमेंट करके अपने डॉक्यूमेंटेशन की लिख कर सकते हैं कि हम ये जो नीचे कोड लिख रहे हैं इस चीज के लिए लिख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक एटीएम है, ठीक है, और एटीएम में बहुत सारा काम होता है, जैसे डिपॉजिट करना काम होता है,
एटीएम एक सॉफ्टवेयर है और इसमें डिपॉजिट करना होता है उसे, या विथड्रॉ करते हैं, या तो फिर जैसे बैलेंस चेक करते हैं। 3 काम है। तो हम पहला काम के लिए पहले लिख रहे थे, हम पहले कमेंट कर देंगे कि डिपॉजिट, हम यहाँ पे लिखे डिपॉजिट फॉर कोड, ऐसे लिख दीजिए, कोड फॉर डिपॉजिट। मतलब इसके नीचे जितने भी कोड लिखेंगे किसके लिए लिखेंगे, डिपॉजिट के लिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे, समझ रहे। फिर जैसे अब हमको विथड्रॉ से रिलेटेड कोडिंग करना है, तो यहाँ पे कमेंट करेंगे विथड्रॉ, समझ रहे, विथड्रॉ कोड। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे, तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि हम यहाँ पे ये पढ़ लेंगे, तो हमको पता चल गया अच्छा यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है, तो डिपॉजिट के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है, तो विथड्रॉ के लिए लिखा हुआ है। तो ये कंपाइलर को हमको समझाना नहीं है, इस लाइन को क्या करना, इग्नोर करना है। तो इसीलिए इसको कमेंट कर देते हैं ओनली फॉर, ये किसको समझाना, खुद को समझने के लिए। जो प्रोग्राम राइट करिएगा आप, तो आपके लिए समझना है, समझ रहे। तो ये प्रोग्रामर के लिए यूज होता है कमेंट। क्या समझ में आया, कमेंट 2 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन। बहुत अच्छे समझा चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम हम राइट किए हैं, अगर जो आप इस प्रोग्राम को आप सेम टू सेम आप टाइप कर देते हैं तो आपका रन कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको हम टाइप नहीं करने बोल रहे, हम इसमें एक एग्जांपल दिखाए हैं कि अगर जो इस तरह का प्रोग्राम राइट करते हैं तो इसमें देखिए कौन कौन सा टोकन यूज हुआ है। तो लगभग लगभग सारे टोकन यूज हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ ऑपरेटर, देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, अपने आप में ऑपरेटर है। ऑपरेटर का काम क्या है, दो डेटा को ऑपरेट करने का काम करता है। हम ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे। पंक्चुएटर्स है, पंक्चुएटर्स का क्या काम है, जैसे होता है कि एक इंस्ट्रक्शन को इंड करना है तो सेमीकोलन से लगा देते हैं, तो वहां से माना जाता है कि यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, या ये स्टेटमेंट क्या हुआ, इंड हो चुका है। तो इंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन का यूज लगाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए पंक्चुएटर्स जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कर ये सिंगल में ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस का जो सिंबल है, फिर यहाँ पे ये कॉमा है, ये सब सब क्या पंक्चुएटर्स है। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट है। अभी हम एक एक करके डीप में बताएंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पंक्चुएटर्स क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, सब एक आइडेंटिफायर। तो ये सब सब अपने आप में क्या आइडेंटिफाई। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन है तो ग्रीन को मिलाइए, तो ये सब जितने भी ग्रीन में लिखा हुआ सब क्या है, आइडेंटिफायर है। जैसे कीवर्ड है तो जितने भी व्हाइट में लिखा हुआ वो क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड का क्या काम है हम ये भी पढ़ेंगे। कमेंट्स का मीनिंग बता ही चुके हैं, तो कमेंट्स भी अपने आप में है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, कि हम ये एक बता रहे हैं यहाँ पे, ये समझिए कि हम इसको इरेज करते हैं सारे को, और चलिए इसको हटा देते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे कमेंट दे के लिखा हुआ है, इस तरह से दे दिए हैं, और यहाँ पे लिख दिए क्या, वेरिएबल्स। तो कहने का मतलब है ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या है, ये क्या कमेंट्स बताने का कोशिश कर रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन वेरिएबल्स है। और ये किसको बताने की कोशिश कर रहा है, हमको बताने की कोशिश कर रहा है, या आप कोडिंग करें तो आपको बताने का कोशिश कर रहा है। लेकिन इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक कंपाइलर करेगा, यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, लेकिन इसके बाद जो कोड लिखा हुआ नहीं उस कोड को कंपाइल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम उसको कमेंट करके रखे हैं, हम उसको बोल चुके हैं, कमेंट कर दिए, और हम कंपाइलर को ये सिग्नल देना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, इग्नोर करना है इस चीज को, सॉरी बात को। और इसी तरह से यहाँ पे जो लिखे हैं ये क्या है, इस तरह से सिंबल, तो ये मल्टीपल लाइन है, हम यहाँ पे जितना भी लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट के बारे में समझ में आया, एक आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक टोकन आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए यहाँ पे हम दूसरा टोकन क्लियर करते हैं। तो दूसरा टोकन यहाँ पे जो है मेरा है कांस्टेंट, समझ रहे। दूसरा कौन, यहाँ पे जैसे ये है ना कांस्टेंट, हम इसको क्लियर करते हैं कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट का 3 नाम होता है। कांस्टेंट का नाम होता है इंफॉर्मेशन, या तो डेटा भी नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं ए वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सॉरी। अगर कहने का मतलब है कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाए, एक जैसे इस तरह से बनाए, डॉट एच,
हम ये सब के सारे के बारे में अभी हम बताएंगे कि हैच इंक्लूड स्टूडियो आईओएच क्यों लिखते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। अगर जो अभी आपको जानना जरूरी है तो ये एक हेडर फाइल है, ये एक क्या है, हेडर फाइल है, इतना ही समझिए। हेडर फाइल का यूज हम क्यों करते हैं हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल पे उतरेंगे तब, ठीक है। तो ये एक हेडर फाइल है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, यहाँ पे लिखते हैं मेन, ठीक है। यहाँ पे पेरेंथेसिस का सिंबल देते हैं, और ये इतना लिखने पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक फंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बीच में जितने भी आप इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इंस्ट्रक्शन लिखें प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्यों यूज करते हैं, कोई भी चीज आपको प्रिंट करना है, कोई रिजल्ट दिखाना, तो हम उसके लिए प्रिंट एफ यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे जैसे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, तो क्या इस डेटा को हम क्या चेंज कर सकते हैं, अगर जो ये डेटा क्या चेंज हो सकता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते समय, नहीं हो सकता। मतलब वो फिक्स वैल्यू है कि जो हम लिख दिए हैं वही वैल्यू हमको दिखाएगा भी, एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइलर भी एग्जीक्यूट करेगा तो वही वैल्यू रहेगा, कि ना कि चेंज होगा। तो यही बोल रहा है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, तो उस समय इसका वैल्यू अगर जो चेंज नहीं होता तो हम उस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं, या उसको इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, या उसको डेटा बोल सकते हैं, समझ रहे। जैसे हम यहाँ पे अगर जो हम एक प्रोग्राम प्रिंट करना चाहें कि प्रिंट एफ लिख दिए और यहाँ पे ऐसे 10 लिख दिए, सॉरी इसको हाँ, तो यहाँ पे हम जैसे इस तरह से लिख दिए, यहाँ पे इस तरह से लिख दिए 10 इज इवन नंबर, इवन नंबर ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पे ये बताइए कि ये जो है इवन नंबर लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या, ये वैल्यू क्या चेंज होगा, नहीं होगा, समझ रहे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, या डेटा बोल सकते हैं, या इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो डेटा भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कांस्टेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट का हम टाइप पढ़ते हैं यहाँ पे। तो कांस्टेंट का जो दो टाइप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे गैप हो गया पता नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि हम अभी जो समझे थे, यहाँ पे मेरा जो दिया हुआ है ये डेटा दिया हुआ है। तो डेटा के बारे में क्या होता है, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, या इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, हम लोग समझ गए हैं, समझ रहे। अब देखिए हम डेटा का जब टाइप पढ़ेंगे तो आप लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटा जो कांस्टेंट दिया है, जो कांस्टेंट को हम लोग डेटा भी बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं। तो डेटा जो है दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी टाइप के डेटा होते हैं और एक क्या होता है, सेकेंडरी टाइप का डेटा होता है। तो प्राइमरी टाइप सबसे पहले हम प्राइमरी टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंडरी पढ़ेंगे। तब प्राइमरी में जो होता है, पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है रियल, तीसरा होता है कैरेक्टर, ठीक है। इंटीजर हम किसको बोलते हैं, कोई भी ऑल नंबर जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। या निगेटिव में हो या तो पॉजिटिव में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। जैसे यहाँ पे जैसे 27 30 बोल दिए, 237 या -237, ये सब क्या है, इंटीजर नंबर है। लेकिन यही अगर जो जैसे हम यहाँ पे 2 लिखे तो 2 एक क्या है, इंटीजर। लेकिन यही अगर जो हम इसको 2.1 कर दिए तो ये क्या हो गया, डेसिमल में आ गया। तो डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो डेसिमल नंबर को रियल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर जितने भी रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टर होते हैं। तो कैरेक्टर क्या होते हैं, तो कैरेक्टर जिसमें सिंगल क्वोट लगा रहो, जो कोई भी यहाँ पे जैसे लिखे हैं और सिंगल क्वोट लगा रहा है उसको कैरेक्टर बोलते हैं। इतना ही नहीं, कैरेक्टर हम उसको बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए नीचे में हम आइडेंटिफाई किए हुए नहीं किए हुए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर के मतलब ये होता है कि एनी वन सिंबल, जैसे एक सिंबल हो, कोई एक सिंबल हो और उसमें सिंगल क्वोट का लगा हो, मार्कअप किया हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे ये जो लिखे हैं अपने आप में एक सिंबल है और इसको सिंगल क्वोट से मार्कअप कर देते हम इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल ए लिखे और इसको सिंगल क्वोट से मार्कअप कर देते इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। आप बोलिएगा सर हम इस तरह से लिख देते थे ये भी तो हम कैरेक्टर बोलते हैं, नहीं, आप एक एर गलत है, समझ रहे।
आप जब तक इसको सिंगल क्वोट नहीं लगाइएगा तब तक आप इसको कैरेक्टर टेक्निकल तौर पे नहीं बोल सकते हैं। हम लोग एक सेंस है, हम लोग किसी भी तरह थोड़ा सा सिंगल क्वोट नहीं भी दिए फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन आप इसको कैरेक्टर बोलते हैं। चलिए देखते हैं, आप ही का एक लैंग्वेज बोलते हैं कि जैसे लिखे ए लिखे थे, ए लिखे तो आप बोलेंगे सर ये कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे ए एल लिखे तो क्या बोलिएगा, इसको वर्ड बोलते हैं कि नहीं, इसको वर्ड बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। तो देखिए एक तो डिफाइंड हो रहा है इसमें कि सिंगल कैरेक्टर रहेगा तब हम कैरेक्टर बोलेंगे, सिंगल जो यहाँ पे रहेगा टेस्ट तो कैरेक्टर, और अगर जो एक से ज्यादा टेस्ट रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर जो सिंगल कैरेक्टर हो और टेक्निकल तौर पे बोला जाए तो इसमें सिंगल क्वैट लगा रहे तब हम यहाँ पे कैरेक्टर बोलते हैं। मतलब कोई एक टेस्ट हो, सिंगल टेस्ट हो और उसमें एक कैरेक्टर लगा रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। जैसे अगर जो बोल दिया जाए कि हम टू को इस तरह से कर दिए तो क्या ये कैरेक्टर है या नहीं। देखिए आप गलत कर रहे हैं, इंटीजर नहीं है, एक क्या, कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें एक सिंबल है और ये इसको क्या बोल रहा है, ये सिंगल क्वोट से मार्कअप किया हुआ था, हम इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। अगर जो आप इस तरह से समझ रहे हैं कि सर ए एक हम ऐसे सिंगल क्वोट से नहीं किए हैं, इसको भी तो हम लोग कैरेक्टर बोले, तो फिर टू को क्या बोलिएगा, टू भी तो एकदम सेम टू ऐसे ही दिख रहा है, ये सिंबल जिस तरह से दिख रहा है इसी तरह से तो ये भी सिंबल दिख रहा है, तो हम इसको भी कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो इसको इंटीजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल क्वोट से मार्कअप नहीं है, इंटीजर को सिंगल से मार्कअप नहीं किया जाता है। अगर जो यहाँ पे टू लिखे हैं और सिंगल क्वोट से मार्कअप कर दिए हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कैरेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको कैरेक्टर बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे कैरेक्टर किसको बोलेंगे और इंटीजर क्या है। तो अगर जो आप सिंगल क्वोट से नहीं लिखते हैं तो क्या कर देंगे इसको, जैसे अगर जो सिंगल क्वोट से नहीं लिखते तो इंटीजर बोल देंगे, अगर आप सिंगल क्वोट से करते तो इसको कैरेक्टर बोल देंगे। टू है भले इंटीजर का भी, लेकिन हम क्या किए, सिंगल क्वोट से कितना कैरेक्टर कहलाएगा, दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा। समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे इसको सारे को हम हटा देते हैं। चलिए अब जैसे यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि ऑपरेटर जैसे ऐसा होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, तो सर क्या इसको भी कैरेक्टर बोलेंगे। हाँ, क्योंकि ये क्या सिंगल क्वोट से हम कवर किए हुए हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। ये एक देखते हैं यहाँ पे जैसे ऐसे लिखे हैं और यहाँ पे बीच में कुछ नहीं लिखे हैं। मान लेते हैं कि जैसे हमने इस तरह से कुछ टाइप किए हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, एक स्पेस है कि नहीं, है ना बीच में, यहाँ पे एक स्पेस है अपने आप में, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर के काउंटिंग में आता है। सॉरी, क्योंकि उसको भी सिंगल क्वोट से हम रखिए तो कैरेक्टर आता है। और जो पॉइंट डेसिमल में रहता है उसको रियल, और जो इस तरह होल नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर रहते हैं। तो आप लोग तीनों का सब मीनिंग समझ में आ गया कि इंटीजर किसको बोलेंगे, रियल किसको बोलेंगे और कैरेक्टर किसको बोलेंगे। ठीक है, और ये तीनों जो होता है इंटीजर, रियल और कैरेक्टर जो होता है किस टाइप में आता है, प्राइमरी कांस्टेंट में आता है। किस में आता है, प्राइमरी कांस्टेंट में आता है। समझ रहे बात को। सेकेंडरी कांस्टेंट में कौन कौन सा होता है, जैसे पॉइंटर होता है, एरे होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग एक होता है कि जैसे हम बोकारो लिखे तो इसमें क्या होता है, एक सिंबल से ज्यादा होता है, इसको डबल क्वोट से लिखा जाता है ना, तब इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, इनिमेटर होता है। तो ये सब सेकेंडरी कांस्टेंट हम कब पढ़ेंगे, जब हम इंटीजर का प्रोजेक्ट बना लेंगे, और इंटीजर का भी हम बहुत पढ़ने वाले हैं। इसको हम कुछ क्लास के बाद हम पढ़ाएंगे। सेकेंडरी कांस्टेंट एट ए टाइम समझ में नहीं आएगा, अभी पॉइंटर एरे बहुत ही कुछ डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, जब हम समझाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चीज समझ गए। आगे देखिए यहाँ पे हम नोट्स में क्या डाले हैं, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनी सिंगल सिंबल विथ सिंगल क्वोट, मतलब एक कोई सिंगल सिंबल है, कोई भी जैसे एक सिंगल सिंबल है और उसके साथ सिंगल क्वोट लगा रहे तो हम कैन बी अ कैरेक्टर कांस्टेंट, हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट कर सकते हैं। क्या हम इस तरह का एक ऐसे सिंबल दे दिए और यहाँ पे कर दिए तो क्या बोल सकते हैं, ये एक कैरेक्टर है या कि नहीं। तो देखो इस रूल को फॉलो कर रहा है तो उसको हम कैरेक्टर बोलेंगे, क्योंकि एक सिंगल सिंबल है उसके साथ सिंगल क्वोट लगा हुआ है तो हम इसको कैरेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या हुआ है कि सर अगर जो हम आपसे बोले कि यहाँ पे एक जैसे बोल दिए कि इस तरह का कि जैसे 2.5
बताइए क्या है? 2.5 लिखे थे, ये क्या है? तो आप बोले सर रियल है, बोले कि नहीं? तो हम बोल देंगे 2.5 और इसको क्या कर दिया, सिंगल क्वोट से बोल दिया, तो आप बोले सर कैरेक्टर है। बहुत ही, लेकिन देखो यहीं पे गलत कर दिया कि नहीं तुम? अब बताओ कि इस रूल को फॉलो कर रहा है? यहाँ पे बोला एनी सिंगल सिंबल विथ सिंगल क्वोट, तो सिंगल सिंबल, तो इसमें देखो एक सिंबल, एक पॉइंट, दो सिंबल और एक ये तीन सिंबल, तो इसमें कितना सिंबल हो गया? टोटल तीन सिंबल हो गया है। तो तीन सिंबल को तुम क्या कैरेक्टर बोल सकता है? नहीं कर सकता। तो ये कैरेक्टर है नहीं। समझ में आया? अगर हम इस तरह से लिख दिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और एन और इस तरह से कर दिए, अब बताओ क्या ये सिंगल सिंबल, ओ सॉरी, ये कैरेक्टर है या नहीं है? तुम बोलेगा सर नहीं है। तुम बोला नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें दो सिंबल लगा हुआ है, एक सिंबल और एक ये सिंबल, तो दो सिंबल लगा तो उसको कैरेक्टर नहीं बोल। लेकिन क्या है ना कि कुछ प्रोग्रामर ने बताए हैं कि इसको एक्सेप्शनल में रखो, एक्सेप्शन में रखो कि इस तरह का मिले, या ये सिंबल या ये सिंबल या इस तरह का, तो इसमें दो सिंबल है फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कैरेक्टर बोलेंगे, समझ रहे? लेकिन और किसी भी टाइप का सिंबल आएगा, जैसे इस तरह का, और हम यहाँ पे पी लिख दें, तो इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। ये जो तीन टाइप का बोले इसको कि नहीं क्या बोलेंगे? कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो कवर हुआ है, हम कांस्टेंट भी मेरा कवर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है थ्री, तो थ्री क्या है? थ्री इसी में करना है, इंटीजर हम जो बताया अभी उसी में, इंटीजर एक कैरेक्टर बताया और एक रियल बताया, ये तीन बताए ना कांस्टेंट। तो बताओ इसमें से क्या है, इंटीजर है कि कैरेक्टर है कि रियल है? तो आप बोले सर इंटीजर है। इंटीजर है ना? ठीक है, होल नंबर है। ये भी एक क्या है? इंटीजर। ये क्या है? रियल है। चलो, बहुत अच्छा। अब पूछे ये, तो ये क्या है? तो तुम बोलो सर सिंगल क्वाड कैरेक्टर है। तो देखो हम अभी बताए थे कि कैरेक्टर कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना सिंबल लगा हुआ है? तीन सिंबल। तब तीन सिंबल लगा हुआ है तो इसको कैरेक्टर बोलेंगे? तो इसको कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। क्या इसको रियल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल क्वाड लगा हुआ है, रियल भी नहीं बोलेंगे। सॉरी, क्या इसको क्या कैरेक्टर बोलेंगे? कैरेक्टर है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सिंबल है। हम बाद में पढ़ेंगे कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी, लेकिन इसको भी कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। जैसे आपका ये मोबाइल नंबर है, ये मेरा ही मोबाइल नंबर है, तो ये मेरा जो मोबाइल नंबर है, तो बताइए कि ये क्या है? ये किस टाइप का कांस्टेंट में आएगा? तीन में से प्राइमरी में ये किस टाइप, इंटीजर है कि कैरेक्टर एरियल है? देखो एक ऑल नंबर है, ऑल नंबर है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, ये सब बहुत आगे आने वाले जब प्रैक्टिकल हम करवाएंगे ना, तो बहुत यूज होगा ये सब। ठीक है, छोटा छोटा चीज ही यूज होगा। अगर छोटे छोटे चीज आप सही से नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आगे आप सही से प्रोग्राम नहीं कर पाइएगा। एगो कोड राइट में प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम को कोड राइट आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आपको खाली क्या लग रहा है कि एकदम अच्छे से वीडियो मिल जाए, एकदम थोड़ा सा डिजाइन करके, तो उससे पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आपको कंटेंट देखिए कि आपको कंटेंट कहाँ पे सही मिल रहा है, उस वीडियो से देखिए। और वीडियो हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप यूजफुल लाइक रहिएगा। ठीक है, और आप देखिएगा तो मेरा भी प्रॉफिट है, मेरा भी व्यू बढ़ेगा। लेकिन मेरे से ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस चीज का जरूरत आपको है ज्यादा, समझे? और अगर जो हम मेरा बातों का चीज समझ में आ रहा है, तो आप इसको देखिएगा, और देखने के बाद आपको इस वीडियो को पूरा मीनिंग समझ में आया, तो हम और समझेंगे कि हम आपके पास अच्छे कंटेंट दे पाए, ये आपके लिए यूजफुल हुआ। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं अच्छे से कंटेंट लाने का और अच्छे से समझाने का, एक नॉर्मल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखिए ये इंटीजर है। अगर जो आपका बोला गया मोबाइल में आपका जैसे बैलेंस है, या आपके पॉकेट में कुछ बैलेंस है, तो मान लेते हैं कि जैसे मोबाइल बैलेंस रहता है जैसे 256.32, ऐसे ही रहता है ना बैलेंस? क्या 256 ऐसे रहता है? नहीं,
अगर ये भी रहता है तो पॉइंट में जीरो जीरो करके रहता है। तो करेंसी को कभी भी पॉइंट में जीरो कर करके ही लिया जाता है। तो पॉइंट जीरो में तो इसमें क्या आ रहा है, डेसिमल नंबर आ रहा है। तो डेसिमल नंबर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रियल। क्या हो जा रहा है, रियल हो जा रहा है कि नहीं। तो बाइलेंस कभी भी रियल में आता है। कौन किस टाइप का कांस्टेंट रहेगा, रियल टाइप का कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप इंटीजर, कैरेक्टर और रियल सही से समझ चुके हैं। तो हम इसमें टोकन्स जो पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो टोकन्स में हम दो चीज आपका क्लियर किए। टोकन्स में सबसे पहला कमेंट्स क्लियर किए, ठीक है। और दूसरा किए क्या, दूसरा किए हैं, बोल सकते हैं कि कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं। तो ये दो टोकन्स को क्लियर किए, सॉरी। अगला टोकन जो है उसका नाम है वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें क्या वेरिएबल्स है, तीसरा टोकन जो है वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स हम किसको बोलते हैं ये समझना है। तो देखो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में बताते हैं। पहले डिफिनेशन पढ़ लो। बोल रहा है अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मतलब मेमोरी लोकेशन का नेम ही क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब हम इसको डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम हम इसका डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहीं तक समझो अभी, ठीक है। अब देखो मेरे बात को, जैसे सबसे पहले ये समझो कि सर हम जो अभी ऊपर में डेटा कांस्टेंट पढ़े हैं, उस डेटा को स्टोर तुम कहाँ करेगा, वो डेटा को स्टोर तुम कहाँ करेगा, वो डेटा को जो है तुम कहाँ स्टोर करेगा। तो डेटा को तुम बोलेगा सर हम किसी कंप्यूटर में ही स्टोर करेंगे। तब कंप्यूटर में तुम कहाँ करेगा, तब कंप्यूटर में कोई मेमोरी में करेगा। क्या बात सही है, हाँ सर मेमोरी में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मेमोरी में क्या होता है ना, कि मेमोरी को ना एक छोटा छोटा बॉक्स में बांट दिया जाता है। इसको बोला जाता है ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक बोला जाता है। मेमोरी जो बना रहता है उसमें छोटे छोटे ब्लॉक में बांट दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। मेमोरी, और मेमोरी ब्लॉक के अंदर भी ना छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक में इस तरह से बांटे, लेकिन उतना हमको नहीं देखना, बस मेमोरी। और हर एक ब्लॉक का क्या रहता है, एक एड्रेस रहता है। मतलब हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि एक यहाँ पे बड़े से फ्लैट बना है, और इसमें चार रास्ता इस तरह से दिया हुआ है। एक रास्ता इस तरह से जाएगा, एक रास्ता इस तरह से जाएगा, और एक रास्ता ये। और इसमें छोटा छोटा यहाँ पे घर बना हुआ रहता है, इस तरह बना रहता है ना, यहाँ पे इस तरह से घर बना रहता है। तो हर एक घर का एक नेम रहता है, तभी ना। जैसे आप अगर जो मान लेते हैं कि सपोज दैट आप कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं अमेजोन से, तो आप ऑर्डर करते हैं तो घर का आप क्या अपना नाम खाली बताते हैं, मोबाइल नंबर बताते हैं, लेकिन एड्रेस आप देते हैं ना, क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं। क्या देते हैं, कि अपना घर का एड्रेस देते हैं। अब क्या करता है ना, तो अमेजोन जो डिलीवर करने आता है आपका प्रोडक्ट, वो आपको पहचानता है, नहीं तो आप उसको पहचानते हैं। तो आपको कैसे पहुंचाता था, आपका एड्रेस पे लाके छोड़ देता है। समझ रही बात को, कि उस एड्रेस पे कोई भी रहेगा वो ले लेगा। तो ये एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या दिया जाता है, एक नाम रखते हैं। जैसे लिखते हैं सेक्टर, इस तरह से लिखते हैं सेक्टर 12 में, जैसे हम क्वार्टर नंबर 3289 इस तरह से करते हैं ना। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं सेक्टर 12C रहता है 3289, तो इसी सेक्टर में हमको पहुंचाएगा कोई भी ऑर्डर करेंगे तो इस एरिया का इतना जो एक ब्लॉक है मेरे पास, इस ब्लॉक का एक नाम क्या है, एड्रेस दिए हैं। इस एड्रेस का नाम क्या है, सेक्टर 12C 3289। इस क्वार्टर नंबर का नाम क्या है, 32। इसी तरह से मेमोरी के अंदर भी अलग अलग मेमोरी ब्लॉक होता है, और उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो एड्रेस का नाम जानते हैं किस तरह से रहता है, जैसे 100 इस तरह से रहता है, या यहाँ पे रहेगा 10011 इस तरह से रहेगा, या 10011 इस तरह से, कुछ अलग अलग टाइप में रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से इस सब मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रहता है, सॉरी। अब यहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे। मान लेते हैं कि जैसे हम अभी डेटा कांस्टेंट पढ़े थे अभी,
एक रियल डेटा रखना चाहते हैं, जैसे 2.65 रखना चाहते हैं, और इसमें हम 2.65 रखें, इसमें डेटा को स्टोर किए। ठीक है, इसमें डेटा जो स्टोर होता है बाइनरी कोड में होता है, लेकिन हम अभी इसी तरह से रख रहे हैं। ठीक है, हम बाइनरी में कन्वर्ट करके नहीं रख रहे हैं, बस ये समझिए कि बाइनरी का ही कोड इसमें रखा गया होगा 2.65 का डेटा। अब इसमें डेटा रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि आप 2.65 का डेटा का ना ये एड्रेस याद रखिएगा। अब बताइए कि ये सब एड्रेस याद करने में कितना डिफिकल्ट लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि नहीं। तो इसी के लिए हम इसका एक दूसरा नाम दे देते हैं, एक दूसरा नेम क्रिएट करते हैं, और दूसरा जो नाम रख देते हैं या क्रिएट करते हैं ना, उसी नाम का, जैसे हम इसका नाम ए भी रख सकते हैं, या इसका नाम हम जैसे यहाँ पे इस तरह से है कि मेरे पास ये किसके लिए रखे, तो इसके ये यहाँ पे रखे, जैसे कुछ भी एक्स रख सकते हैं इसका नाम, तो इसका नाम क्या रख सकते हैं, एक्स, तो कोई भी नाम रख सकते हैं एक्स। सॉरी बात को, तो इस तरह के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, जो नाम रखते हैं इसी को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल इसलिए बोला गया इसको कि जब हम बाद में भी इसका जो ये वैल्यू स्टोर है ना, हम इसके जगह पे चेंज करके, इसको चेंज करके हम यहाँ पे, इसको चेंज करके हम यहाँ पे 3.65 भी कर सकते हैं, मतलब उसको अपडेट कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है इस नाम पे जो भी वैल्यू रखा हुआ है, हम इसका वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, वेरिएबल पड़ा। तो वेरिएबल का नाम क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक का ही नाम कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे सर वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, तो वेरिएबल का यूज टू स्टोर डेटा, स्टोर डेटा को यूज करने खाली नहीं करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट, ऐसे समझिए कि वेरिएबल का यूज हम क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एक एक आपका सागर है, और सागर में पूरा पानी है। ठीक है, एक नदी है, मान लो एक नदी है, और नदी में पूरा पानी है। अब इस पानी में तुम एक पत्थर बाहर से फेंक दिया, सपोज दैट इस तरह का एक पत्थर है, चलो एक इस तरह का एक पत्थर है और ये फेंक दिया, तुम क्या ढूंढ पाएगा इस पत्थर को फिर। लेकिन हम बोले कि तुम जिस पत्थर को फेंक रहा है ना इसमें, उस पत्थर को तुम क्या करो, ढूंढ के लाना भी है नदी में, या गंगा नदी मानो चाहे जो भी मानो, गंगा नदी किनारे गया और तुम वो पत्थर फेंक दिया, और उस पत्थर फेंका तो तुमको बोला गया कि इस पत्थर को ढूंढ के भी लाना है, तो तुम क्या करेगा, तो तुम क्या इसमें डुबकी लगाएगा, तो मिलेगा, लगाने के बाद भी नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को। तो तुम ऐसा क्या क्या कि सर हम जो पत्थर ये बांधेंगे ना, ये पत्थर में फेंके तो इस पत्थर में एक रस्सी लगा देंगे। अब देखो तुम इतना कंफर्म हो चुका है कि सर ये पत्थर जहां भी जाके बैठे, या यहाँ पे जाके बैठेगा, या पे यहाँ पे, या पे यहाँ पे, किसी भी जगह पे जाके बैठेगा, लेकिन हम जहां पे जाके बैठेगा ना, उस जगह का एक आइडेंटिफाई किए हुए कि इस रास्ते से आइडेंटिफाई हो चुका है, हम उसको टानेंगे तो मेरे को निकल जाएगा, लेकिन नहीं पता कि नीचे में वो जाके पत्थर यहाँ पे बैठा है कि यहाँ पे बैठा कि यहाँ पे बैठा। समझ बात। इसी तरह से मेमोरी ब्लॉक में भी जब डेटा स्टोर होता है ना, कोई भी डेटा आप स्टोर करते हैं ना, तो नहीं पता आपको कि ये डेटा कहाँ स्टोर होने वाला है, इस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होने वाला है कि इस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होने वाला है कि इस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को एक डेटा स्टोर करना है 2 फाइल, तो इस डेटा को स्टोर करना है, तो मेरे को नहीं पता कि इस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगा कि इस एड्रेस पे स्टोर होगा, किसी पे, लेकिन किसी न किसी एड्रेस पे स्टोर जरूर होगा। लेकिन जहां पे भी होगा ना, हम बोल दें कि उसका नाम क्या रख दो, उसका नाम इस तरह से वाई रख दो। क्या नाम रख दो, उसका नाम। तो इस मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस नाम था, हम उसका नाम एक अपने से क्रिएट करके हम क्या रख दिए, वाई रख दिए। अरे वही वाई एक क्या कहलाया, एक वेरिएबल कहलाया। सॉरी, वेरिएबल का मीनिंग होता है वैल्यू को चेंज करना। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हम बाद में 25 के 6 के जगह पे हम 26 भी कर सकते हैं, या 27 भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू उसमें दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, या उसको डिलीट भी कर सकते हैं, या रिमूव भी कर सकते हैं। समझ रहे बात को। तो मेरे हिसाब से आप वेरिएबल का मीनिंग समझे होंगे कि वेरिएबल का मीनिंग क्या हो रहा है कि डेटा को एक्सेस किए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम डेटा को निकाल भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि जहां पे भी स्टोर हुआ है उस
जगह का उस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या रखे, वाई। तो वाई को जब हम डेटा को फेच करेंगे तो मेरे का वैल्यू क्या आएगा, उसका जो वैल्यू रहेगा वो मेरे को निकल जाएगा। तो हम वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, वेरिएबल के माध्यम से हम मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए और डेटा को फेच करने के लिए या डेटा को अपडेट करने के लिए हम मेमोरी में वेरिएबल का यूज करते हैं। समझे, वेरिएबल का यूज इसीलिए किया जाता है, दो तीन पर्पज से, डेटा को स्टोर करना या डेटा को एक्सेस या फेच करना, या तो बोल सकते हैं अपडेट करने के लिए हम मेमोरी वेरिएबल का यूज करते हैं। क्या समझ में आया। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल में, जैसे इस वेरिएबल में आप कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, या इस वेरिएबल में आप इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, या इस वेरिएबल में आप रियल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। किसी भी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। समझ रहे, आगे बढ़ते हैं हम और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सिंटेक्स लिखा हुआ है एक वेरिएबल का, उसको हम इधर से हटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मेरा एक सिंटेक्स है और ये सिंटेक्स है डेटा टाइप। पहले डेटा टाइप, जैसे कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया जाता है ना, तो डेटा टाइप लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे पहले डेटा टाइप होता है इंट, और उसके बाद वेरिएबल का नाम जैसे एज। तो मतलब कहने को मतलब इंट है और एज है। तो एज में हम जैसे कर सकते हैं कि कैसे किसी का एज है, जैसे 25 ईयर हो रहा है तो ये नंबर, तो 25 क्या है, ये इंटीजर है, तो एज इंटीजर में ही होता है। जैसे फ्लोट है, तो यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट है, और यहाँ पे मार्क्स है। तो मार्क्स है तो मार्क्स रियल में रहता है, जैसे नहीं मार्क्स भी इंटीजर में ही रहता है, यहाँ पे रियल में भी रहता है। तो जैसे यहाँ पे रहता है कि 82.65, इस तरह से रहता है। जैसे करेक्ट कैर है तो कैर डेटा टाइप है और ग्रेड है, तो ग्रेड जैसे यह होता है ए ग्रेड, तो इसको सिंगल कोट से इस तरह से। तो हम ये डेटा टाइप है इधर, और ये क्या है, एक वेरिएबल नेम है, और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। समझ रहे, तो यहाँ पे हम अगले क्लास में हम डेटा टाइप को ना, अभी हम डिफाइन नहीं करेंगे, बस हम नाम जिक्र किए कि डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है हम आज नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है और आगे कुछ और भी पढ़ना है, इसलिए हम डेटा टाइप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप खाली नाम सुनिए और ये समझिए कि इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, और कहाँ यूज होता है हम अगले क्लास बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको वेरिएबल समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल में कुछ रूल्स होते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे वेरिएबल ए वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर, कहने का मतलब है कि जैसे 5 वैल्यू को स्टोर करना है ना, तो आप इसमें कोई डिजिट नंबर नहीं सकते कि 4 में 5 स्टोर जाए, कि मेमोरी ब्लॉक है और जैसे यहाँ पे बहुत सारा मेमोरी ब्लॉक है यहाँ पे, और इस मेमोरी ब्लॉक में 5 स्टोर हुए तो इसका नाम, एड्रेस का नाम हम 4 रख दें, तो नहीं कर सकते, कोई डिजिट नंबर नहीं रख सकते हैं। हमेशा क्या रखते हैं, लेटर रख सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे आप कोई लेटर रख सकते हैं, जैसे ए या बी या सी डी या कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद का डिजिट में आप रख सकते हैं, जैसे ऐसे भी आप रख सकते हैं सी और 4, मतलब पहले डिजिट नहीं दे सकते, पहले लेटर ही रहेगा उसके बाद डिजिट रहेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, ना कि 4C, इस तरह से नहीं रहेगा, ये गलत है। ठीक है, ओनली लेटर डिजिट्स अंडरस्कोर आर अलाउड, मतलब ये या तो आप इस तरह से भी वेरिएबल कर सकते हैं, जैसे आप C_4 तो इस तरह से भी दे सकते हैं। इस तरह से नहीं दे सकते C_4 और 5, ऐसे नहीं दे सकते हैं, ये गलत है। या तो सी और यहाँ पे सी और ए ऐसे करके नहीं दे सकते हैं, तो ये भी गलत है। मतलब इस बीच में अंडरस्कोर दीजिएगा तभी सही माना जाएगा, नहीं तो आपका स्पेस अगर जो खाली इस तरह से स्पेस रखते हैं तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सर तो ये सब आपका छोटा छोटा चीज है। नो स्पेस, वेरिएबल नेम और केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब समझिए इस तरह से कि अगर जो आप इस तरह से वेरिएबल बनाए कि एक वैल्यू 5 रखे हैं, तो इसमें ए नाम का वेरिएबल बनाए तो एक बॉक्स बना होगा मेमोरी ब्लॉक और 5 आई है, तो यहाँ पे अगर जो हम यहाँ पे 6 डालना चाहते हैं कैपिटल ए रखते हैं, तो ये दोनों में दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ये केस सेंसिटिव माना जाता है। अगर जो आप ए लिख रहे हैं और एक्सेस करने के समय कैपिटल ए लिखिएगा तो आपका एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, कैन नॉट यूज कीवर्ड एज वेरिएबल नेम, तो हम कीवर्ड के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे खाली नाम सुन सकते हैं कि कोई भी जो भी कीवर्ड होते हैं, जितने भी कीवर्ड होते हैं हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके बाद कीवर्ड ही पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी कीवर्ड होते हैं तो कीवर्ड को हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं। समझ रहे, चलिए देखिए
अब यहाँ पे वेरिएबल का कुछ टाइप होता है जिसको हम आगे बताएंगे, खाली नाम सुनिए। जैसे एक लोकल वेरिएबल होते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, और एक यहाँ पे होता है स्टैटिक वेरिएबल होता है, और एक एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं। तो ये सब चारों टाइप का वेरिएबल हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि अभी अब खाली यहाँ पे देखिए कि इतने टाइप का वेरिएबल होते हैं। तो ठीक है, क्योंकि अभी बताएंगे उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल इसका करना होगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ फिर आगे एक प्रोजेक्ट दिए थे कि जैसे एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये लोकल है, अब कुछ समझ में नहीं आएगा, समझे? बस ये नोट्स में है तो रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो कीवर्ड क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कीवर्ड आर प्रीडिफाइंड। कीवर्ड एक क्या है? प्रीडिफाइंड है, रिजर्व वर्ड है, मतलब रिजर्व करके, जैसे आप लोग गाड़ी में जाते हैं तो रिजर्व कर लेते हैं, समझ ना, मतलब वो सीट मेरा है। तो उसी तरह से कीवर्ड, कुछ कुछ कीवर्ड है जो रिजर्व किया रहता है, तो उस वर्ड से वही काम होगा और उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कीवर्ड आर प्रीडिफाइंड, मतलब पहले से डिफाइंड किया हुआ रहता है। जब सी प्रोग्राम बना था ना, तो जो प्रोग्राम बना रहे थे वही कीवर्ड को बनाए थे, और उसके अलावा कोई यूज नहीं, मतलब ऑलरेडी यूज है। तो ये इसको रिजर्व वर्ड बोलते हैं इन सी लैंग्वेज दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस। कहने का मतलब है कोई भी कीवर्ड रहता है तो उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, स्पेशल पर्पस होता है। दे कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग या वेरिएबल या फंक्शन और यूजर डिफाइंड के लिए हम यूज नहीं, ना तो उसको वेरिएबल के यूज कर सकते हैं, ना तो फंक्शन के लिए, ना तो यूजर डिफाइंड के लिए, ठीक है? अब देखिए कीवर्ड यहाँ पे बहुत सारे दिया हुआ है, ठीक है? तो कीवर्ड यहाँ पे देखिए ये सब सारे कीवर्ड है। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो पूरा दिखाई देगा। तो यहाँ पे कीवर्ड जो है धीरे धीरे बढ़ते गया। जैसे C89 जब था ना, तो उसमें 32 कीवर्ड होता। फिर C99 आया था, हम हिस्ट्री जब पढ़ाए थे सी का, तो उसमें 5 कीवर्ड और ऐड किया गया यहाँ पे, जैसे बुल, कम्प्लेक्स है, ये सब लाइन। यहाँ पे फिर C11 में 7 वेरिएबल और जोड़ा गया। तो अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है टोटल कीवर्ड्स कितने सी में, तो 32 कीवर्ड्स रहा तो ठीक है, अगर जो नहीं रहता है तो कभी कभी 32 + 5 + 7 दे देता है। तो यहाँ पे हो गया टोटल 44 कीवर्ड हो गया। तो इस तरह से भी दे सकते हैं, अगर जो 32 नहीं दिया तो 44 दे सकते हैं, तो ये भी आंसर सही है, ठीक है? तो यहाँ पे कीवर्ड है, कीवर्ड का और अगर जो आप मीनिंग समझना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझाते हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे समझिए कि जैसे हम यहाँ पे बोले हैं कि कोई भी डेटा को मीनिंग को बताने के लिए कीवर्ड का यूज किया जाता है। जैसे हम बोले कि ये एक मेमोरी ब्लॉक है, समझ रहे? और इसमें बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक हैं। अब हम बोले कि इस मेमोरी ब्लॉक का एक नाम असाइन करिए। जैसे एड्रेस तो ऐसे इस तरह से रहता है, एड्रेस इस तरह से रहता है ना, या तो इस तरह से, इस तरह से। तो हम बोले कि ये एड्रेस तो याद नहीं रहेगा, तो इसका एक नाम रख दीजिए एक्स, एक्स नाम का याद मेमोरी ब्लॉक। और हम बोले कि एक्स में, इस एक्स में क्या स्टोर कर सकते हैं, ये जो नाम रखे हैं। तो आप बोले कि सर एक्स में, आप ही बोले थे अभी ऊपर में कि इसमें आप कैरेक्टर भी रख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब है इस तरह से, या एक्स में आप कोई इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हैं, या एक्स में आप रियल रख सकते हैं। तो हम सही है कि आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं अब कि इसमें ओनली फॉर जो है ना, इसमें एक्स में ओनली फॉर इंटीजर वैल्यू रहे। इस मेमोरी ब्लॉक हम इसके लिए डिफाइन कर दे कि ओनली फॉर क्या रहे, इंटीजर वैल्यू रहे। तो इसके लिए एक कीवर्ड का यूज करते हैं, एक नाम होता है इंट। तो अगर जो हम यहाँ पे इंट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जैसे इंट लिख दिए और यहाँ पे एक्स लिख दिए। अब ये जो मेमोरी ब्लॉक ओनली फॉर, जानते किसके लिए होगा? इंट मतलब होता है कि ओनली फॉर इंटीजर डेटा ही स्टोर होगा। अगर जो हम इसमें कैरेक्टर डेटा स्टोर करेंगे तो स्टोर नहीं होगा, समझ रहे? ओनली फॉर क्या डेटा स्टोर होगा? इंटीजर डेटा होगा। इसीलिए यहाँ पे अब अगर जो इसमें हम इस तरह से लगाएंगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा। इसमें आपको क्या लगाना होगा? इंटीजर वैल्यू तक 5, ये स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम इस तरह से इंट लिखते हैं और एक्स लिखते हैं और इसमें हम यहाँ पे जैसे इस तरह से लिखते हैं, तो ये डेटा स्टोर नहीं होगा सही से, सॉरी। तो ये इंट एक मीनिंग बता रहा है कि एक्स में जो क्या स्टोर होगा, इंटीजर ही होगा। तो ये इसका मीनिंग बता रहा है। तो वही होता है कि कीवर्ड का यूज क्या होता है, एक स्पेशल मीनिंग के लिए या पर्पस होता है, उसका स्पेशल मीनिंग या पर्पस होता है एक्स का। जैसे यहाँ पे एक होता है कैर कीवर्ड होता है। तो कैर इस तरह से अगर जो रहेगा ना ये, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर कैरेक्टर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? ओनली फॉर कैरेक्टर रख सकते हैं इसमें, समझ रहे? ओनली फॉर कैरेक्टर रख सकते हैं इसमें।
तो इसी तरह का हर एक कीवर्ड का, ये सब सारे जितने भी कीवर्ड है, हर एक कीवर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। समझ रहे? जैसे एक होता है इफ कीवर्ड होता है, यहाँ पे जैसे इंट दिया हुआ है, इल्स दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है। तो इफ कीवर्ड का होता है कि आपको कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। तो आप इतना भी समझिए कि कीवर्ड का यूज हम इसलिए करते हैं कि जैसे एक आपको नॉन टेक्निकल तौर से समझाना चाहें तो ऐसे समझिए कि जैसे आपका एक रजनी नाम है, किसी का एक रजनी नाम होता है, तो आप बताइए कि कंप्यूटर को इस रजनी के बारे में समझना है, तो कंप्यूटर इसको बाइनरी कोड में ले जाएगा, तो कैसे समझेगा? पहले तो इसको बाइनरी कोड में करना, तो बाइनरी कोड को इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले तो कंपाइलर यूज होगा ना, कंपाइलर ही बीच में आएगा, तब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर कैसे समझेगा कि इसको मेल के अकॉर्डिंग देखना है कि फीमेल के अकॉर्डिंग देखना? नहीं समझ में आ रहा है ना? इस डेटा का मीनिंग समझ में आ रहा है उसको? कंपाइलर को नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एक मेल वर्ड लगा दें। अब लेकिन क्या समझ पाएगा कि रजनी क्या है? मेल है। तो यही जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? इस डेटा का मीनिंग को बता रहा है कि इसका पर्पस क्या है, मेल के अकॉर्डिंग देखना है। तो मेल ही बता रहा है नहीं डेटा, तो जो वर्ड डेटा के इस डेटा के मीनिंग को बताए, इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड बोलेंगे। क्या समझ में आए? ऐसे मेल कोई कीवर्ड है नहीं, लेकिन हम एक बताएं जेंडर के अकॉर्डिंग। अगर जो हम यहाँ पे जैसे रजनी लिख दिए और कंपाइलर को देना, तो कंपाइलर अभी क्या करेगा? या तो मेल के अकॉर्डिंग देख लेगा, या तो, लेकिन हम बोलेंगे नहीं इसको फीमेल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक फीमेल वर्ड लगाएंगे। तो यही फीमेल वर्ड जो है ना, इस रजनी का डेटा को मीनिंग को बता रहा है। तो ये जो वर्ड डेटा को मीनिंग को बताया उसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। और कीवर्ड क्या रहता है? पहले से ये सब बना हुआ रहता है। सॉरी, हम लोग नहीं बनाते, सिर्फ प्रोग्रामिंग जो बनाए उन्हीं के द्वारा बना हुआ रहता है। ये तो हम एक नॉन टेक्निकल के तौर पे बताया कि कीवर्ड किसको बोल सकते हैं, किस तरह से वर्क करता है वो समझाने। मेल और फीमेल कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन इस तरह के हमको जो यही सी तरीके से, जैसे मेल इस डेटा को मीनिंग बता रहा है, फीमेल इस डेटा को मीनिंग बता रहा है, उसी तरह से इंट, लॉन्ग, डबल, इल्स, इनम, स्टर्न, जितने भी हैं सब कुछ ना कुछ खास मीनिंग के लिए बनाया गया है। समझ रहे? तो कीवर्ड है, इसीलिए खास मीनिंग के लिए बनाया गया, खास पर्पस है, तो इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे पूरे कंप्लीट कीवर्ड पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे लगभग लगभग हम हर एक चीज पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको कवर करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे में आ जाइए, हम यहीं पे कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम टोकन क्लियर किए थे, 2 मिनट और क्लास चलेगा। टोकन में होता है, पहला होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक कीवर्ड था, तो अभी हम कीवर्ड पढ़े। उसके बाद हम कमेंट के बारे में समझे थे। ठीक है, कमेंट क्या होते हैं? पहला टोकन, दूसरा टोकन, तीसरा टोकन था वेरिएबल, तो वेरिएबल के बारे में भी पढ़े। चौथा पढ़े क्या था? तो चौथा था मेरा ये पंक्चुएटर था। ठीक है, और उसके बाद पांचवा टोकन जो था ऑपरेटर था। तो ऑपरेटर क्या होता है? प्लस, माइनस, ये सब जो भी करते हैं, डिवाइड या इनटू, जितने भी रहते हैं, ये सब क्या होता है? ऑपरेटर को। तो मेन जो था आपका कीवर्ड समझना था, कमेंट समझना था, वेरिएबल समझना था। समझ रहे? और एक कांस्टेंट था, सॉरी, एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट था। ये तीन चार को जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यही चार समझा, ये दो को तो आप खुद समझिए, बस खाली उसका पेंचुएटर का यूज करना और ऑपरेटर का यूज करना। तो आप इसको अच्छे से शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और अगर जो आप शुरू से अंत तक देखते हैं, तो हम बोलते हैं लास्ट में आप लिखिए कमेंट में करके कि सर समझ में आया। अगर जो समझ में नहीं आता है तो बोलिए नहीं समझ में आया। लेकिन 100% है, अगर जो आप पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप लिखते हैं कि सर समझ में आया, तो हम समझेंगे कि आप वीडियो को सही से आप देखें और आप पूरा वीडियो देखें, मेरा वीडियो। समझ? तो देखते हैं कि कितने कमेंट आता है। तो थैंक यू, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसमें टोकन ही पढ़े, तो टोकन रहने दें। अगले क्लास से हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो हम अभी लिख दे रहे हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेरिएबल को स्टोर करते समय हम अभी थोड़ा सा डेटा टाइप के बारे में एक जिक्र किए थे, इंट, फ्लोट, कैर। हम उसके बारे में अगले क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और आपका थैंक यू। आइए अगले क्लास।